बड़े नेता लगातार दौरे और रैलियां कर रहे हैं, वहीं नड्डा के एक मुट्ठी चावल अभियान की बहुत चर्चा हो रही है। पूर्वी वर्धमान जिले में जेपी नड्डा आज एक मुट्ठी चावल यानी कि एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत उन्होंने आज वहां पर की है और बीजेपी के कार्यकर्ता राज्य के गांव-गांव में किसानों के घर जाएंगे और एक एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करेंगे। वहीं वर्तमान में जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा है कि बंगाल में दीदी की जमीन खिसक चुकी है और जब जमीन खिसकती है तो ममता को किसान याद आता है। उन्होंने कहा है कि बंगाल सरकार ने लोगों को सुविधाओं से वंचित रखा है और बंगाल चुनाव में इस बार बीजेपी का आना तय है। और जिस करण जोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। इस बात को ये जो आपकी तालियां हैं, ये जो आपकी गड़गड़ाहट है, ये जो आपकी खुशी है, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है। वह भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करने के लिए आतुर खड़ी है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगे बढ़ करके पश्चिम बंगाल में आगे अपनी सरकार बनाएं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त। टीएमसी नेता दयाशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दयाशंकर जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। हाँ, नमस्कार। शंकर जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता लगातार जा रहे हैं और अब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वहां पर एक अभियान शुरू किया है एक मुट्ठी चावल का। तो क्या उससे लगता है उससे बन जाएगी बात, जिस तरीके के दावे कर रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष? जी, उनको तो बंगाल न जाके दिल्ली जाना चाहिए था। किसान धरने पे पहुंचे हुए हैं जी। जो ये नाटक लोग कर रहे हैं जगह जगह पे बंगाल में चुनाव का, इनको सिर्फ चुनाव से मतलब है, न तो देश के किसानों से मतलब है। आज 40-45 दिनों से देश के किसान बॉर्डर पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन इनको कुछ लेना देना नहीं है किसानों से, नौजवानों से। ये रोजगार के ऊपर बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ गुमराह करने की बात करते हैं। बताइए ये कौन सा मतलब है कि आप एक मुट्ठी चावल मांग रहे हैं? अभी तो आपको किसानों को कुछ देना चाहिए, आप मांगने का काम कर रहे हैं। पहले दिल्ली में जो किसान धरने पे बैठे हुए हैं, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, 60 के ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं, उनसे मिलना चाहिए, न कि आपको सिर्फ अपने चुनावी राजनीति के लिए जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं बीजेपी के, वो बंगाल में जाकर प्रचार सिर्फ कर रहे हैं, चुनावी रैलियों को हैंडल कर रहे हैं, तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इनको पहले किसान के हित में सोचना चाहिए, देश हित के अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जन समर्थन वहां पर बीजेपी के नेताओं को मिल रहा है, बीजेपी के नेताओं में जो नेता जाकर के वहां कार्यक्रम करते हैं, उन कार्यक्रमों में जिस तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो क्या अब ऐसा लग रहा है जिस तरीके से दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जमीन खिसक रही है टीएमसी की और इस बार बीजेपी का आना तय है, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं? बीजेपी की जमीन खसक रही है, महाराष्ट्र में खसक गई, पंजाब में खसक गई, राजस्थान में खसक गई, इसके बाद झारखंड में खसक गई। तो इनको लग रहा है कि जमीन, अमेरिका में इनके दोस्त की भी जमीन खसक गई। तो ये चीजें दर्शा रहा है कि इनका ग्राफ गिर रहा है और ये लोग तरह तरह का प्रोपेगेंडा लगाकर अपना देश हित में कार्य न करते हुए, यहाँ पे जो दिल्ली में चल रहा है किसानों का इतना ठंडे के मौसम में प्रोटेस्ट, उस पर ध्यान देना चाहिए। चुनाव तो पूरे देश में आता और जाता रहता है, ये उस जो दिल्ली में चल रहा है किसानों का आंदोलन, उसको गुमराह करने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। जी, लेकिन जिस तरीके से जो योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, अगर उनको पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया गया है ममता बनर्जी की तरफ से, सीएम ममता बनर्जी ने उन योजनाओं का विरोध किया है, तो उन्हीं को भुनाने की कोशिश में बीजेपी नेता वहां पर लगे हैं। उन्हीं तमाम योजनाओं का बखान किया जा रहा है वहां पर और उसी के माध्यम से कहीं ना कहीं वोट बटोरने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। इससे पहले किसानों के लिए हमने, जिनके पास 1 एकड़ जमीनें हैं, 5,000 रुपया पर ईयर देने का काम करते हैं। किसानों के लिए 73 लाख किसानों के लिए डेथ क्लेम 2 लाख रुपए देते हैं।
पार्टी के द्वारा दिया जाता है। हम 2010 से लगभग हमारी पार्टी वहाँ पे किसानों के हित में कार्य कर रही है। लेकिन जो अगर बात की जाए पीएम किसान सम्मान निधि की, तो वो वहाँ पर नहीं दी जा रही। चाहे वो आयुष की अगर बात की जाए, जो आयुष योजना है उसकी भी वहाँ पर उनको लोगों को वहाँ पर उनसे मदद नहीं मिल पा रही है। इस तरीके से तमाम कई ऐसी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जिनका लाभ वहाँ पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हेल्थ के क्षेत्र में 5 लाख मेडिकल के लिए जी हमारी सरकार के द्वारा पहले से दिया जा रहा है। जी, अवधेश जी भी जुड़ गए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। अवधेश जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी अवधेश जी, जिस तरीके से एक मुट्ठी चावल का जो अभियान पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है, किसानों को गुमराह करने के लिए किया गया है, क्योंकि दिल्ली में किसान बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको समझाने की बजाय, उनको घर भेजने की बजाय समझा बुझा करके आप पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे हैं। देखिए, मैं बताऊं आपको जी, कि जो एक मुट्ठी अभियान है वो किसानों के लिए है और 48 गांव तक हमारा ये अभियान जाएगा। ठीक है, बात रही किसान आंदोलन की, जो बात कर रहे हैं, किसानों की जो बात कर रहे हैं, किसानों को कोई गुमराह नहीं किया जा रहा। किसानों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सदैव तत्पर तैयार है। और जब जब कोई भी प्रॉब्लम आई है, बताया है केंद्र सरकार ने, हमारे जो केंद्र के शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं या गृह मंत्री जी हैं या हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, सभी ने ये कहा है यदि किसानों को कोई किसी तरह की समस्या है कृषि बिल को लेकर तो आकर मिलिए। और देखिए, इसी के तहत आपने देखा कि 8 वार्ता हुई हैं और 8 वार्ता में अलग अलग मुद्दों पर बातें हुई हैं और उनमें कुछ बातों पर जो हैं, जो उनकी मुख्य मांगे थी, उन पर संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार राजी भी है। लेकिन अब बात किसान आंदोलन की यदि बात करें तो अब जो है किसान बिल को तो परेशानी लेकर है नहीं, अब परेशानी तो और जो मुद्दे हैं उनको लेकर है। जो आंदोलन में नारे लगाए जाते हैं उल्टे सीधे कि मोदी तू हत्यारा है, हाय हाय मोदी, उसका क्या इलाज किया जा सकता है, बताइए आप। बंगाल में आपको लगता है कि एक मुट्ठी चावल के सहारे आप सत्ता पर काबिज हो जाएंगे वहां? बंगाल की बात देखिए, 2 आपने सवाल पूछे, एक तो किसान आंदोलन की बात की, बंगाल की ये भी बात रह गई मेरी। तो बंगाल की यदि बात करें तो बंगाल की जनता जो है जी, देश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी चलिए, उनका शायद संपर्क टूट गया है, तकनीकी कमी है। दयाशंकर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दयाशंकर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, मिल रही जी है। दयाशंकर जी, वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि किसानों की बात हम सुन रहे हैं और ये मामला जल्दी सुलझ जाएगा और लगातार किसानों के हित में ही बीजेपी सरकार काम कर रही है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। लेकिन किसान वहां पर लगातार बने हों वो बात अलग है। लेकिन अगर बात पश्चिम बंगाल की जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जिस तरीके से रैलियां की जा रही हैं, बीजेपी के बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, तो क्या लगता है कि टीएमसी को बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि कई नेता पार्टी को छोड़ करके जा चुके हैं बीजेपी में? देखिए, ये स्टेट लेवल के चुनाव या किसी प्रकार का चुनाव कोई भी होता है देश में, तो ये आम बात होती है नेताओं का इस पार्टी से उस पार्टी में जाना। वो स्वहित के लिए इस पार्टी से उस पार्टी में जाते और आते रहते हैं। किसी भी पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता होते हैं, वहाँ की पब्लिक होती है, पार्टी का कार्य होता है। अगर आप जुमलाबाजी नहीं किए हैं, जनता को गुमराह नहीं किए हैं, झूठ नहीं बोले हैं, तो आपके ऊपर जनता आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है। आप लोक लुभावना 15 लाख वाला जुमला, 2 करोड़ नौकरी का जुमला, तो बहुत तरह के आपने जुमला जो बताया, बाद में अपने ही बातों को अपने जुमला करार दिया, तो इससे जनता ये समझ चुकी है और बारी बारी से इनको एक एक प्रदेश से हटाने का कार्य कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल अवधेश जी, तमाम जो दावे बातें की जाती हैं, साफ तौर पर दयाशंकर जी ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने वहां पर जुमलेबाजी नहीं की है, इसलिए फिर से जीतेंगे, और बीजेपी जुमलेबाजी करती है इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता आपको आईना दिखाएगी। देखिए, दयाशंकर जी को मैं बताना चाहूंगा कि जनता ठान लिया है इस समय कि बंगाल की जनता ने जो है रविंद्रनाथ टैगोर की जो धरती है वो उसको बचाना है, सुभाष बसु की धरती पर कमल का फूल खिलाना है। ये बंगाल की जनता का मन है इस समय। और मैं आपको बता दूं, बंगाल में ममता की सरकार में जो खून के आंसू रोए हैं, बंगाल में जो बंगाल की जनता ने जो खून के आंसू रोए हैं, अब वो बंगाल की जनता ममता बनर्जी को जवाब देगी। ये आप दयाशंकर जी से बताइए, इनको पूछिए कि जब पिछली बार जो हुआ था, राम जी की शोभा यात्रा निकाली गई थी भगवान राम की, वहां पर भगवान राम के जो भक्त थे उन पर पथराव किया जाता है, ठीक है, तो हम वहां की जनता जानती नहीं है क्या? आज दिन वहां पे खून खराबा होता है। अभी पिछले महीने ही आपने देखा होगा, बीजेपी के कार्यकर्ता को गोली मारकर हत्या कर दी गई उसकी। तो देखिए, जो बंगाल की खून पर जो खून बहाया गया,
जिसने बहाया उसको बंगाल की जनता जवाब देगी, क्योंकि बंगाल की जनता को चाहिए विकास और बंगाल की जनता को चाहिए अपना जो है जो बिहार अपना जो बंगाल है वो भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए, और वो जो भ्रष्टाचार से मुक्ति जो दिला सकती है वो भारतीय जनता पार्टी बंगाल को दिला सकती है। जो घुसपैठिए वहां घुसे बैठे हैं उनको बाहर निकालना वो बंगाल की जनता की मन की बात है, वो उसको कौन पूरा कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी पूरा कर सकती है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, दयाशंकर जी, कानून व्यवस्था का मामला हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला हो, टीएमसी कहीं ना कहीं अपने ही घर में गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो टीएमसी के नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी इस तरीके के आरोप लगा चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो अपने ही लोग होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी एक मामला आया था उत्तर प्रदेश में, एक 100 गृह था, वो गिर गया, 20-22 लोगों की शायद उसमें मौत हो गई, और उसमें कमीशन खोरी का मामला आया है जहाँ पे बीजेपी सरकार है। बिल्कुल, उनके बारे में चर्चा करें, और काफी वहाँ पे यहाँ तक चर्चाएं हैं कि वहाँ पे सरकारी मुलाजिम से लेके नेता तक उसमें मिले हुए हैं, और 30% ठेकेदार ने कबूल। लेकिन दयाशंकर जी, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी नहीं है, इसलिए वो मामला दब भी जाएगा। भले ही वहां पर 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कानून व्यवस्था का जो नाच वहां पर देखने को मिल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं गिरती हुई दिखाई दे रही है टीएमसी की सरकार। अपने आपको शरीफ ही बताते हैं ना वो कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पे भी चर्चा करनी चाहिए। पहले अपने गिरेवान में किसी भी व्यक्ति को झांक लेना चाहिए। और पूरी सर उस पर भी चर्चा हुई है, सर उस पर भी चर्चा हुई है, उस पे भी हमने चर्चा की और आगे भी होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का जो स्थिति वहां पर टीएमसी की देखने को मिल रही है, उससे बिल्कुल ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि टीएमसी की जमीन खिसक रही है। वहां समय समय पे क्यों भाग रहे हैं, क्यों इनका साथ छोड़ रहे हैं, इनके साथ जो सांसद रहे हैं क्यों इनकी पार्टी छोड़ रहा है? जी अवधेश जी, पार्टी तो बीजेपी के लोग भी छोड़ रहे हैं, वहां टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, पार्टी का जो लोग कोई नहीं छोड़ रहा है, ये तो इनका सब केवल एक षड्यंत्र है, कुछ नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता है बंगाल में, उसकी वजह से ममता दीदी और ममता दीदी की पूरी टीम में खलबलाहट मची हुई है, बौखलाहट मची हुई है। ये अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे हैं, किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे जनता के सामने? इनके जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे वो तो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि केवल वो चाहते थे विकास करना, वो चाहते थे काम करना, लेकिन ममता दीदी ने उनके हाथ पांव बांध रखे थे। वो नहीं चाहते थे कि वो चाहते थे काम करना, लेकिन ममता दीदी चाहती थी काम ना करें। क्योंकि बंगाल में विकास हुआ है तो केवल एक विशेष समुदाय का विकास हुआ है, ये पूरा देश बखूबी जानता है, बंगाल की जनता भी बखूबी जानती है। और आने वाले समय में इसी चीज का जवाब जो है बंगाल की जनता ममता दीदी को देगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण। शंकर जी, जिस तरीके से कुनबा बिखर रहा है ममता दीदी का, सीएम ममता का, टीएमसी का, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगा आपके सामने अगर अपना कुनबा ना संभाला गया, क्योंकि एक एक करके धीरे धीरे सब ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी में। बता तो रहा हूं कि इनके जितने भी अलायंस में पार्टियां हैं कहीं ना कहीं उनका भंग हो रहा है। इसके बाद कई सांसद इनकी पार्टियां छोड़ दिए हैं बीजेपी का साथ, इसी तरह लोग छोड़ते जाएंगे। दल बदल का काम है ये, दल बदल कुछ नेता होते हैं और चुनावी मौसम आता है तो दल बदल होता ही है। दयाशंकर जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन बंगाल के मिशन पर अब बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार जा रहे हैं और एक बार फिर से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के भंडारा में दर्दनाक हादसे में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। इस घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। चाइल्ड केयर में आगजनी की वजह से मरने वाले बच्चे 1 से 3 महीने के थे और हादसे को लेकर के सरकार एक्शन मोड में आ गई है। हादसे पर राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने दुख जताया है और मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सीएम कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में यह कहा गया है कि घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद सीएम ठाकरे ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से बातचीत की है और बयान में यह कहा गया है कि जांच के आदेश दिए गए हैं और उन्होंने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से बातचीत करके उन्हें जांच करने के लिए भी कहा गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार ने घटना के बाद सभी हॉस्पिटलों का ऑडिट कराए जाने का आदेश भी जारी कर दिया है और कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता नवाब मलिक ने भी ये कहा है कि प्रदेश के सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट कराया जाएगा। फायर ऑडिट में अनियमितताएं मिलने पर उस अस्पताल की परमिशन रद्द कर दी जाएगी जहां पर कोई भी अनियमितता पाई जाएगी। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मृतक बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने दुख जताया है। डिस्ट्रिक्ट भंडारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ पर एसएनसीयू वार्ड जो है, उस वार्ड में जो बेबी वार्मर्स होते हैं उसमें 10 बालक उपचार ले रहे थे। शॉर्ट सर्किट के वजह से, जो मुझे बताया गया है प्रथम दर्शनी की, वहाँ पर आग लगी और वो फायर के वजह से बहुत बड़े पैमाने पे उस वार्ड में ब्लैक कलर का स्मोक, धुआं निर्माण हुआ। वहाँ पर जो भी नर्स और वार्ड वाइज सिक्योरिटी लोग थे, उन्होंने पूरा कोशिश करके कुल मिला के 2 वार्ड में मिला के 17 बालक थे, उसमें से 7 बालक बचा पाए और 10 बालक की दुर्दैव से मृत्यु हुई है। उसमें सफोकेशन। ये घटना घटी है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर हत्या का गुनाह ही दाखिल होना चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार है। और मैं ऐसी मांग करता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में ऐसे जितने हमारे हॉस्पिटल है उसका तुरंत फायर सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए और उसमें जो कमियां हैं उसको पूरा किया जाना चाहिए ताकि ऐसी घटना न हो। जो पेशेंट्स है, जो बच्चे मरे हैं, अब उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, वो तो बड़ा दुर्दैवी है, लेकिन उनके परिवारों को। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है इस हादसे को लेकर के? दर्दनाक हादसा हुआ, 10 नवजात बच्चों की वहां पर दर्दनाक मौत हो गई। जी हितेंद्र, बिल्कुल सही कहना है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ में चर्चा की और साथ में उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने के लिए गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख से भी चर्चा की कि एक टीम बनाई जाए और पूरे मामले की बारीकी से जांच की जाए। लगातार जिस तरीके से परिजनों की तरफ से जो है कि आंदोलन कर सकते हैं कि जिस तरीके से नाराजगी व्यक्त की जा रही थी, उसके बाद आनन फानन में जिस तरीके से मुख्यमंत्री और
डिप्टी सीएम इन लोगों ने चर्चा किया और 5 लाख रुपए उन परिजनों को मुआवजा देने की बात कही है। जबकि 7 बच्चे जो वहां से निकाले गए थे उन्हें अलग अस्पताल में रखा गया है, जिनमें से 1 से 2 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बहरहाल पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार जांच कराने की बात कर रही है, बाकी अस्पतालों को ऑडिट कराने की बात कर रही है। लेकिन सवाल उठता है हितेंद्र कि जब महाराष्ट्र या मुंबई में एक बड़ी घटना घटती है, कई लोगों की जान जाती है, उसके बाद प्रशासन जागरूक होता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास एक ब्रिज गिरा था, कई लोगों की जान गई। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार की नींद खुली थी, मुंबई सहित महाराष्ट्र के तमाम ब्रिजों की जांच हुई थी और अब सीख जांच का एक कह सकते हैं कि बहाना यहां पर किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि कौन से वो जवाबदारी थे, अधिकारी थे, कौन से डॉक्टर थे कि उन्हें इस हॉस्पिटल में इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई और इसकी जानकारी नहीं थी। क्या इन लोगों ने वहां के अधिकारियों से इसकी शिकायत की थी? क्या कलेक्टर के पास अस्पताल के कंडीशन को लेकर कोई रिपोर्ट गई थी? ऐसे तमाम मामलों की जांच चल रही है। जी बिल्कुल, इस बारे में कोई जानकारी हासिल हो पाई है क्या? जब वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ, धुआं जब वहां पर उठने लगा तो वहां पर कौन मौजूद था, कौन वहां पर था उस वक्त बच्चों की देखभाल करने के लिए, जिसकी लापरवाही की वजह से 10 नवजात बच्चे दुनिया देखने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गए? जी हितेंद्र, आपको बता दें कि एक नर्स थी जो उस वार्ड के बाहर सिक्योरिटी गार्ड के पास बैठी थी। तकरीबन रात के 1:30 और 2 बज रहे थे। आग पूरी तरह से उस वार्ड के अंदर अपना पैर पसार ली थी और उसके बाद जब दरवाजे से धुआं बाहर की तरफ आने लगा, उसके बाद वहां पर मौजूद नर्स और गार्डों ने देखा कि कमरे के अंदर से धुआं निकल रहा है, जिसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन को दी है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड पहुंची। सवाल उठता है कि जब वहां 17 बच्चे थे तो क्या सिर्फ एक नर्स ही थी उन 17 बच्चों की देखभाल करने के लिए? जब 17 बच्चे अंदर थे तो दरवाजा बंद कर जो जिम्मेदार नर्स या डॉक्टर, कंपाउंडर जो भी थे वो अंदर क्यों नहीं थे? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती गई? ऐसे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से। 4 साल की मासूम के साथ यहां पर दुष्कर्म किया गया है। ये बड़ी खबर, रीवा में 4 साल की मासूम बच्चे से दुष्कर्म की खबर सामने आई है। शर्मसार कर देने वाली यह खबर, दुकानदार ने कमरे में ले जाकर के वारदात को अंजाम दिया है। दुकानदार पर आरोप है। रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस के हत्थे चढ़ गया है आरोपी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बलात्कार की खबर सामने आने के बाद लोगों में सनसनी फैल गई है। मध्य प्रदेश से ये शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। विजय त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं रीवा से अधिक जानकारी के साथ। विजय, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बताना चाहूंगा, ये हनुमाना थाना अंतर्गत बरही गांव पड़ता है। बरही गांव में 14 वर्षीय एक युवक जो कि 4 साल की मासूम पीड़ित मासूम बच्चा दरिंदगी को अंजाम दिया है। पीड़िता के घर में उनके घर वाले किसी कारणवश बाहर गए हुए थे, घर पर कोई नहीं था। जैसे ही मौका पाया आरोपी, और मौका देखते ही आरोपी ने तत्काल घात लगाए। पहले ही बैठा हुआ था, मौका मिलते ही उसने मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया है। विजय, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो मध्य प्रदेश से ये शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। फायदे में चलने वाली दिल्ली मेट्रो भी कोरोना महामारी के प्रकोप से बच नहीं पाई। कोरोना से नुकसान के चलते दिल्ली मेट्रो के सामने अब परिचालन का भी संकट आ गया है। घाटे के चलते दिल्ली मेट्रो ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि भी की है। पिछले 9 महीने में दिल्ली मेट्रो ने 1910 करोड़ रुपए का परिचालन घाटा दर्ज किया है और लगातार घाटा बढ़ने से मेट्रो के सामने परिचालन का संकट बन सकता है। परिचालन लागत में जापानी कंपनी जीका के कर्ज की किश्त भी शामिल है। और बता दें कि दिल्ली मेट्रो की कमाई का मुख्य जरिया यात्री किराए के साथ संपत्ति से आने वाला किराया भी है। 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन से मेट्रो की संपत्ति का किराया नहीं मिल पाया है और वहीं परिचालन से भी बहुत कम कमाई हुई है। मौजूदा समय में दिल्ली मेट्रो पाबंदियों के साथ चल रही है, जिससे मेट्रो को रोजाना काफ़ी घाटा उठाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली मेट्रो में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार 50-50% के हिस्सेदार हैं। जानकारी के मुताबिक अगर मेट्रो फेज़ 1 और 2 में परिचालन घाटा दर्ज किया जाता है तो उस नुकसान की भरपाई दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आधा आधा करेंगे। हालांकि मेट्रो फेज़ 3 में
अगर किसी तरह का घाटा दर्ज किया जाता है तो उसकी पूरी भरपाई करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।